प्रोग्राम वतन मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मरियम नवाज एवन फील्ड रेफरेंस से बरी, रुकन पार्लियामेंट बनने के लिए नाअहली खत्म कर दी गई, पार्लिमानी सियासत में अहम किरदार के लिए मरियम नवाज तैयार, कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भी लंदन से वापसी के लिए उड़ान भरने की तैयारियां पकड़ ली, मुल्क में सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील होने लगा, आगे क्या होने जा रहा है इन मुमकिनात पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ्रॉड करार दे दिया, मुस्ताफी होने का फिर मुतालिबा, उनके जो हैंडलर समझते हैं कि हम इन चोरों को तस्लीम कर लेंगे वो भूल में ना रहें, क्या इमरान खान धमकाकर ताकतवर हलकों को प्रेशर में लाने की पोजीशन में हैं या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ तैनाती में इत्तेफाकी राय की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। 4 आर्मी चीफ नवाज शरीफ, 5वीं की तैनाती नवाज शरीफ का भाई करेगा, वजीर दिफा ने वाजे कर दिया। खान पर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, नवाज शरीफ की वापसी से कबल पंजाब हुकूमत गिराने का भी इंदिया दे दिया। और इसके अलावा बात करेंगे सेनेट एविएशन कमेटी इजलास, सेक्रेटरी एविएशन ने रोजावेल होटल पर इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा कर दी। सेक्रेटरी एविएशन रोजावेल के हवाले से मीडिया से क्या बात खुफिया रखना चाहते थे, इसके ऊपर बात करेंगे। क्लास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर में। शाह खावर साहब सीनियर कानूनदान हैं, उनसे ही बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले ये चूँकि थोड़ा सा सियासत से रिलेटेड है और उसके ऊपर आप पहले आपकी ओपिनियन ले लेते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि फिर क्लास साहब बड़े मजे का उसके ऊपर थोड़ा रिलेटेड नहीं है, सियासत से पूरा रिलेटेड है, सियासत ही हो रही है। और ये पाकिस्तान में सियासत और अदालत और मुकदमात ये अब से नहीं कई दहाइयों से ऐसे ही सिलसिला चलता है। और हुकूमतों के तब्दील होने से, निज़ाम के तब्दील होने से जो है अदालतों भी उसका असरात है, इसमें हैरानी की तो बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, एक तकलीफ दे रहता है कि पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी होता रहा, इनके दौर में भी होता रहा, इवन इमरान खान के भी दौर में रहा। इसीलिए लोग जब फिर शक करते हैं कि जनाब ये फैसले आएँ, बज़ाहिर हम अदालतों को तो नहीं कह सकते, अदालतों को नहीं आप कह सकते, एक तो वैसे ही जिसारत फैसला आने के बाद है, मगर ये ज़रूर ऑब्वियस था, ये फैसला नज़र आ रहा था किस तरफ जा रहा है। कि आप ये देखें, यही मोरलेस वकील थे, यही मुकदमा था और इसी मुकदमे में मरियम बीबी को सज़ा हुई, उनको इसी में मुजरिम ठहराया गया। वही अपील मुश्किल होती है जीतना, जो है ना, पहला केस जो है उसके अंदर सज़ा करवाना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अपील के अंदर एंट्रेंड सब कोई नए ले आए तो वही वकील वो अब बेबस नज़र आ रहे थे। और एक यहाँ पे एक मजाक बन के रह गया है कि लोग ये एक बात को जितनी मर्जी दोहराते रहें तो बात पक्की बन जाती है, मोहर लग जाती है। जैसा कि एक जुमला आप सुनते हैं कि जी वो हमारी जो है ना बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है वो बाप को निकाल दिया गया, नाहल नवाज शरीफ को कर दिया गया, ये पैनमा के मतलब बन गया हुआ है। और लोगों की फिकल मेमोरी है, लोग भूल जाते हैं कि आप देखें ये 93 से ये रह रहे हैं इन घरों में, 99 से इन्होंने उसका कबूल करना शुरू किया और कई पैंतरे बदले। कभी मरियम बीबी ने कहा ये मेरा नहीं है, फिर उनका पता चला ये जो उनका है, फिर वो जी आज तक आप देख लें 30 साल के बाद भी रसीदें नहीं आई हैं और वो बरी हो रहे हैं, रसीदें नहीं हैं। और पैनमा में भी मैं एक बात याद दिला दूँ, हम सारे वहाँ जाते रहे हैं, लोगों को भूल गया हुआ है पैनमा का मुकदमा। पैनमा के अंदर ये सिर्फ ये मसला नहीं था कि उन्होंने बेटे की तनख्वाह पे नहीं था निकाला, उसका एक फ़ेज़ 1 था। फ़ेज़ 1 में 2 जजेस ने, चीफ जस्टिस साहब ने, खोसा साहब, आसिफ खोसा साहब ने और जस्टिस गुलजार ने, जो बग़ैर रसीद के जो पहले ही सबूत एविडेंस था उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा जी ओवरऑल इसको हम देखें तो ये काफ़ी है कि इनके पास रसीदें नहीं हैं, ये कतई लेटर नहीं हम मानते। शाह खावर साहब मेरा ज्वाइन कर लिया। अच्छा है कि शाह खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आमिर मतीन बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाह रहा था आप भी इस पर सुने, बाद में ज़रा बस थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका दे दूँ कि मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बात करूँ, कि पैनमा के अंदर जो है 2 जजेस ने पहले फेज़ के अंदर इसी सबूतों की एविडेंस की बुनियाद पे उन्होंने कहा था जी ये काफ़ी है, ये कतई लेटर ने हमारी तसल्ली नहीं की है, हुदैबिया का इन्होंने बार बार कहने पे नहीं खोला, उन्होंने सज़ा दे दी थी। मगर बाकी के 3 जो जजेस हज़रात उन्होंने कहा नहीं, अभी मज़ीद तसल्ली की ज़रूरत है, इसकी JIT करवाते हैं। फिर उसके बाद JIT आई, उसके बाद वो नाअहल है। मगर
तो सिर्फ अब ये बात बन गई है कि सिर्फ रसीदों की बुनियाद पे, उसके बाद जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जो है अदालतों को इसको किया गया, एक टाइम फ्रेम था, टाइम फ्रेम के बाद अब वो अदालतें जो हैं उनके बाद टाइम फ्रेम से आज़ाद हो गई थी। तो अब ये जाहिर है मैं सिर्फ सवाल आपसे जो करना चाहूँगा वो मेरी पहले ऑब्जर्वेशन थी आपके ज्वाइन करने से पहले कि यही मुकदमा था, यही मोरलेस वकील थे और इसी तरह के ही जजेस ने पहले उनको मुजरिम करार दिया और उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी वकीलों की, ज़ाहिर है हम अदालत के मतलब जसारत नहीं कर सकते। अब वो उन्हीं वकीलों की एकदम इतनी बुरी परफॉर्मेंस होती है कि अदालत की तशफ़ी नहीं होती और वो बरी हो जाती हैं। कैसे देखेंगे इसको आप? जी, इसकी तो बड़ी हिस्ट्री है, आपने बड़े कम अल्फाज में इसका पूरा अहाता कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी अर्ज करूंगा कि ये जो पॉलिटिकल नोयत के केसेस होते हैं जो अदालतों में जाते हैं, सुपीरियर कोर्ट्स उसमें जो है इंडल्ज होती हैं, फिर वो उसमें सजाएं होती हैं, तो उसको मैं समझता हूँ कि इतनी क्रेडिबिलिटी अटैच नहीं होती। वो ऐसे फैसले हमेशा मुतनाज़े रहते हैं जुडिशियल हिस्ट्री में। तो आपने देखा कि ये पूरा जैसे एक एक्सरसाइज हुई और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच JIT बनवाए और JIT की रिपोर्ट के नतीजे में फिर वो नैब को हिदायत करे कि आपने इसके ऊपर रेफरेंसेस इन्वेस्टिगेशन करनी है, रेफरेंसेस बनाने हैं, और जब वो रेफरेंसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चले जाएं और उसमें ये भी हो कि एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की निगरानी के लिए भी जो है मुकर्रर हो जाएं, तो फिर वो जो सेशन जज लेवल के जो जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उनकी क्या मजाल है कि फिर वो उनमें सजा ना दें और जो है इस तरह का फैसला ना करें। तो इस तरह के फैसले बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इस तरह की रही हैं। तो अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मैटर सामने आया और इसको शुरू से ही हम थोड़ा सा इसको वॉच कर रहे हैं कि चूंकि उसमें तो पहले नवाज शरीफ साहब ने, मरियम सफदर ने और कैप्टन सफदर तीनों ने अपीलें फाइल की थी, फिर वो मियां नवाज शरीफ साहब अदालत की वजह से बाहर चले गए, फिर उनको इश्तिहारी डिक्लेयर इसी अदालत ने कर दिया, उनका मुकदमा लैदा कर दिया। तो अब जब ये फैसला हो गया है उसी एवनफील्ड अपार्टमेंट के केस में जिसमें मरियम सफदर को और कैप्टन सफदर को जो है वो बरी कर दिया गया है, तो इससे जाहिर ये होता है कि इसकी जो नैब ने केस बनाया था प्रोसिक्यूशन का वो बिल्कुल इतना इस काबिल नहीं था कि उसमें सजा हो सकती, और वो जो सजा भी दी गई वो इसी एविडेंस के ऊपर और इसी बुनियाद के ऊपर, उसी मटेरियल के ऊपर दी गई। और अब जो है हाई कोर्ट ने उसमें इंटरफेरेंस की, क्योंकि हाई कोर्ट का जरा जो स्कोप है और उनका जो विजन होता है वो जरा वाइडर होता है, वो चीजों को बड़े अमीक नजर से देखते हैं। अब तो चूंकि ये शॉर्ट ऑर्डर सामने आया है, लेकिन जब इसकी तफसीली फैसला सामने आएगा और उसमें जो वजूहात बयान की जाएंगी, तो इसमें एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे भी आप कह रहे थे कि वही प्रोसिक्यूटर्स थे, वही एविडेंस थी, ऐसा नहीं होता। जो हाई कोर्ट्स होती हैं जो कि उनका जरा होराइजन जरा वसी होता है, तो वो चीजों को रीएवेल्युएट करते हैं। लेकिन हम असल में राय तब कायम करेंगे कि जब हम इसका तफसीली फैसला हमारे सामने आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि ये जो निगरान जज मुकर्रर करने वाली बात थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ जज के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स या इन केसेस की वो निगरानी करेंगी, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ हाई कोर्ट्स हैं जो कि आइन पाकिस्तान में आर्टिकल 203 में सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट्स की होती है, अपनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है। आइन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास सब ऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की निगरानी करने का कोई मैंडेट नहीं है, और ये भी एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल बात थी। तो मैं अभी भी ये कहूंगा कि ये इस तरह के जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं इसमें अदालतों को कम से कम जो है वो इंटरफेरेंस करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि तारीख में ऐसे फैसले जो हैं वो हमेशा मुतनाज़ा और सवालिया निशान जो है वो बिल्कुल खबर साहब आप ठीक कह रहे हैं, मगर वो जो जज तैनात किए गए थे इसको सुपरवाइज करने की, उसका एक तनाजुर ये भी था कि जब नैब ने हुदैबिया खोलने से इजाज़त से इनकार कर दिया था तंबी करने के बावजूद, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी, FIA भी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, तो उस वक्त एक नज़र आ रहा था कि सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्ड या हाईजैक्ड है, तो उस वजह से वो एक ट्रांजिट था। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उसके बावजूद जो है आइन के अंदर गुंजाइश नहीं थी। मेरा सवाल ये है आपसे
कि अब ये काफ़ी एक बड़ा तबका था वकीलों का जिनका ये ख्याल था कि मरियम बीबी का केस जो है ना ये कमज़ोर है, इनको ज़बरदस्ती बीच में क्योंकि ये बड़ी फंसाने की कोशिश की गई है, जबकि नवाज शरीफ का केस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन ये है मेरा कि वो स्ट्रॉन्ग इसलिए था कि उस वक्त जो कानून था नैब का, उसके अंदर अगर आपके वसाइल से ज़्यादा आपके सासे हैं तो ओनस आप पे होता था। तो अब ये जो तब्दीली की गई है उसका इस पे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मुझे क्योंकि मैं इस केस को तो खैर वैसे फॉलो करता रहा हूँ, लेकिन इसकी डिटेल्स का मुझे नहीं पता कि उसमें नवाज शरीफ साहब का मौकफ जो है अपील में क्या था और मरियम साहबा का क्या था। लेकिन जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि जो अभी मौजूदा तरामीम हुई है नैब ऑर्डिनेंस में 2022 में, कि जिसमें उन्होंने जो है वो बारे सबूत भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और बाकी चीजें भी जो हैं वो उसमें काफी तब्दीली आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इस केस में इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस का जो है या अमेंडमेंट एक्ट जो है उसका मेरा नहीं ख्याल की कोई बेरिंग होगी, लेकिन हो भी सकती है क्योंकि उसका जो इफेक्ट है, ये मौजूदा तरामीम है, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। ये उस दिन से इफेक्ट है जिस दिन ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 जो है वो प्रोमलगेट हुआ था। तो अब ये मैं फिर यही कहूंगा कि इसको हम देख सकते हैं कि जब तफसीली फैसला आएगा तो क्या उसमें जो मौजूदा कानून है उसका बेनिफिट भी मरियम नवाज साहबा को दिया गया है। अगर दिया गया है तो फिर लाजमी तौर पे ये तो फिर नवाज शरीफ साहब के पर भी अप्लाई होगा। और शाह खबर साहब, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कुछ अर्सा पहले की, कि जब ये मौजूदा चेयरमैन नैब आए थे तो एक स्टेज पे आपको भी अपॉइंट किया जा रहा था प्रोसिक्यूटर नैब। आज अगर आप, और अगर कुछ वजूहत की वजह से नहीं हो सका, शायद आप एक अनऑफिशियली तौर पर उनको एडवाइस भी कर रहे थे चेयरमैन साहब को, बाकी भी दीगर चीज़ें आप देख रहे, तकरीबन फैसला हो गया था, बट एट समहाउ आखिरी लम्हे पे आपका नहीं हुआ था, प्रेसिडेंट साहब के पास समरी भी चली गई थी। आज आप अगर प्रोसिक्यूटर होते नैब के तो यही आर्गूमेंट होते जो आप इसी वक्त यहाँ पे दे रहे हैं सर? देखिए, वो बात दुरुस्त है कि मेरा नाम जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए रिकमेंड हुआ था, फिर वो किसी वजह से नहीं हुआ और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं बन भी जाता तो एटलीस्ट मैं फिर आइन और कानून के मुताबिक ही काम करता, किसी की डिक्टेशन कम से कम ना देता। मैं उस वक्त भी इंडिपेंडेंटली अपनी सोच रखता और उसके मुताबिक काम करता। आपका ख्याल है मौजूदा प्रोसिक्यूटर जो है किसी की ये डायरेक्शन ले रहे हैं, हिदायत ले रहे हैं, किसी से पूछा के ये फिर जाके अदालत में ये स्टांस लिया उन्होंने? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा प्रोसिक्यूशन टीम है, प्रोसिक्यूटर जनरल भी वही है, हमारे कॉलीग हैं सीनियर, और उसके अलावा जितनी हायरार्की है एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल्स, और ये मैं अभी ये भी बताऊं कि ये मरियम साहिबा के केस में भी सरदार मुजफ्फर जो थे, ये उन्होंने भी आज भी उन्होंने आर्गू किया है, जो है अपील की जो है वो मुखालफत की है, और ये वही प्रोसिक्यूटर थे जो कि लीड कर रहे थे इस मुकदमा में ट्रायल के दौरान भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई नैब की रजीम चेंज होने से ये फैसला सामने आया, मेरा ख्याल नहीं है। अच्छा सर, आगे इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी है, आपको वैसे भी मैं बहुत सारा सुनता रहता हूँ, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट्स, हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको लें। थैंक यू। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का तो कोई वेट ही नहीं है यहाँ पे, उनमें शायद वो वाइडर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या उनमें इस तरह का जो आपने कहा हॉरिजॉन्टल बड़ा एक वो स्कोप पे चीज़ों को नहीं देखते, वो छोटे लेवल पे देखते हैं। और मुझे एक उसका इंप्रेशन है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, हाई कोर्ट जुडिशरी है या सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले जो हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं। ये फैसला था, आपने भी इसको फॉलो किया, 2016 वाला पनामा वाला जो आया था, इसमें बाकायदा 5 सीनियर जजेस जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगे, आम नहीं थे, जो बाद में 1 by 1 वो चीफ जस्टिस लगे, उन लोगों की मुश्तरका राय थी इस केस में कि रेफरेंसेस बना जाएँ, आके इनके बनाए जाएँ, इसमें इनफ एविडेंसेज है, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने आके आपको याद हो नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, डार साहब के हवाले से थे, मरियम साहिबा, सफदर साहब। सो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बना के जेएटी बनी, जिसने 2-3 महीने बैठ के इस पर काम किया और 10 या 11 वॉल्यूम्स जो हैं उन्होंने उसको तैयार किए, एविडेंसेस दिए, जो बाद में उन्होंने एक जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश किए, और वहाँ पर जज बशीर साहब जो हैं उन्होंने इस पर सजाएँ दी थी सारी की सारी। आज ऑल ऑफ सडन एक उसे मुझे लग रहा है जो आपकी उसे गुफ्तगू से कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद मदद के साथ उनसे ठीक वो पढ़ नहीं सके थे, जेएटी नहीं कर सकी थी, पाकिस्तान के 5 जो चीफ जस्टिस थे जो इस पे कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि बहुत सारी इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, स्कैम्स हैं, स्कैंडल्स हैं, चीज़ें मिसिंग हैं।
तो वो सारा कुछ ये वाश हो गया है। और आज एक ही उसके बाद पटिशन के बाद नैब के उसके अपने सबमिशन के बाद तो सब कुछ सेटल हो गया सर। देखिए, मैं इसको जरा एक और अंदाज से देखता हूँ। एक तो बात यह है कि जो पनामा लीक्स आई थी वो तो कई सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों के केसेस सामने आए थे, और जब ये इमरान खान साहब ने पिटीशन की थी, जमायत इस्लामी ने भी पिटीशन की थी कि इसकी तहकीक होनी चाहिए, तो उसमें सिर्फ ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स या नवाज शरीफ फैमिली नहीं थी, उसमें और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि उसमें सिंगल आउट तो फिर शरीफ फैमिली को किया गया। अब मैं आप ये नहीं कहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की और उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने आज अपील में उसके बिल्कुल ऑपोजिट फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की थी आर्टिकल 184(3) के तहत, सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन थी, जो कि इमरान खान साहब, जमायत इस्लामी और बहुत सारी पिटिशंस और भी थी। अब होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर ठीक है JIT भी बनवाई, JIT ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, लेकिन उस JIT की रिपोर्ट के नतीजे में फिर उन्होंने नैब को हिदायत की कि आप इसको रिपोर्ट को देखें और इसमें जो क्रिमिनलिटी अगर अटैच है तो फिर आप इसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन करके तो फिर अगर मुनासिब समझे तो फिर रेफरेंसेस बनाएं। अब ये बात करना भी जो है एक किस्म का एक मैसेज होता है कि व्हाट ऑट टू बी डन, वो ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पे आके JIT की रिपोर्ट के नतीजे में नैब ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उन्होंने फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करनी थी। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के नतीजे में फिर एक रेफरेंस, एक या दो तीन चार जितने भी करने थे वो उन्होंने करने थे। वहां पे मैं समझता हूं कि नैब ने फिर वो JIT की रिपोर्ट को सामने रखा भी, लेकिन एक अच्छा प्रोसिक्यूशन का केस फिर भी नहीं बनाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन सर आपने अभी कहा टीम तो वही है, सर आपने अभी कहा टीम तो वही है, उस वक्त अच्छा नहीं बनाया, आज जाके वो कहते हैं हमसे अच्छा नहीं बना, तो आप अभी भी नॉट स्मेलिंग समथिंग फाउल इन नैब। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये क्योंकि हम चूंकि वकालत करते हैं हमें पता होता है कि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनकी क्रेडिबिलिटी को डाउट कर रहा हूं, लेकिन जहां पे इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सुपीरियर कोर्ट की और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नजर आ रही हो और उसके नतीजे में एक रेफरेंस जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास आ गया हो, तो वो फिर कैसे इतना इंडिपेंडेंट हो सकता है कि वो अदरवाइज फैसला दे अगर ना भी बनता हो। तो मैं ये कहता हूं कि हाई कोर्ट्स जो हैं उनका जरा, क्योंकि वो फर्स्ट एपिलेट कोर्ट्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी होती है कि इररिस्पेक्टिव कि वो केस किसकी डायरेक्शन से आया है, उन्होंने ये देखना है कि किसी को अगर सजा हुई है, ट्रायल कोर्ट ने की है, तो क्या वो कानून और वो जो इन्वेस्टिगेशन और उसके जो तकाजे होते हैं वो पूरे किए हुए थे, क्या उन्होंने अपना केस प्रॉपरली प्रोसिक्यूशन ने विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट प्रूव कर दिया था कि जिसके नतीजे में उनको सजा हुई, और अगर सजा गलत प्रीमाइस पे हुई और उस पे प्रिजम्पशंस के ऊपर हुई है जिनका हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल अपना एक एपेलेट राइट इस्तेमाल करके वो दुरुस्त कर देती हैं चीजों को। आपने देखा है कि कई केसेस में नीचे से सेशन कोर्ट जो है वो सजाए मौत दे देती हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जब वो रेफरेंस जाता है तो वो देखते हैं कि ये तो इनसफिशिएंट एविडेंस और पूरे वो जो तकाजे थे वो ट्रायल के पूरे नहीं हुए, तो वो बरी भी कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो उनका अपना देखने का और परखने का अंदाज और होता है, उनका एक एंगल और होता है। कावर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबऑर्डिनेट अदालतों के मुकाबले में हाई कोर्ट का ज़रा वसी होता है नुक्ता नज़र, मगर हाई कोर्ट से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, ज़ाहिर है उनका उससे भी बड़ा होता है। यहाँ सिचुएशन ये आती है कि उन्होंने फैसला तो जो नवाज शरीफ को नाअहली का किया वो एक और एविडेंस की बुनियाद पे था, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट के लिए उन्होंने ये मुकदमा जो एवन फील्ड वगैरह के ये निचले सबऑर्डिनेट्स कोर्ट के ऊपर वो भेज दी। तो अब ये जब ये इनसे फैसला हो रहा है तो जिनका सबसे ज़्यादा वसीउन नज़र आपके बकौल, और वैसे भी सही कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट का है, उनकी पहली बात यह है कि जजमेंट के ऊपर भी फिर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि शायद उनसे भी गलती हुई कि जो एविडेंस बेस्ड, बहरहाल कुछ और था मगर ये भी लिंक्ड था, पहली बात। दूसरा ये कि ये आपने माजी में भी देखा है, यहाँ पे नैब के अंदर जो है तब्दीलियों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स देखे हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करते रहे, बाद में मलिक रियाज के मुकदमात कोई तफ्तीश करते रहे, बाद में ही उन्होंने मलिक रियाज को ज्वाइन कर लिया। एक एग्जाम्पल और भी बड़ी हैं
यहाँ पे जो नैब चीफ नए लगाए गए हैं, पहले वाले भी कोई फरिश्ता नहीं थे, वो भी दाएं बाएं पॉलिटिकल तकाजे नज़र आता था कि वो करते रहे हैं। मगर ये तो बिल्कुल एक, आप देखें ना, एक रियाज साहब जो हैं, राजा रियाज के कहने पे और बिल्कुल अपोजिशन के बगैर, और उनके घर के आदमी थे जो लगाए गए हैं, तो जाहिर है उसका वकीलों पे हम नहीं कह रहे कि फ़र्क तो पड़ता है। देखिए आमिर साहब, बात ये है कि ये किसने कह दिया कि नैब का इदारा जो है वो बना ही इसलिए था कि इस मुल्क में बेलाग और एक शफाफ तरीके से एहतसाब करना है? ये तो बिल्कुल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। नैब का इदारा कभी भी फरिश्तों का इदारा नहीं रहा। वो हमेशा, जब से ये 1999 में ये वजूद में आया है, ये अपने ओपोनेंट्स को और नीचा दिखाने के लिए, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, ये उसके लिए इस्तेमाल होता रहा है, और ये इसकी ट्रैक हिस्ट्री यही रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि नैब जो है वो पहली बहुत खराब थी और अभी जो है वो बिल्कुल अप टू द मार्क हो गई है। उसके पीछे जो कारफरमा होते हैं अवामिल, वो अभी भी वही है, उसमें तो कोई असर नहीं है। मौजूदा हुकूमत जो है वो भी नैब को अपने डिजाइन में और अपने सहूलत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो मरियम साहिबा का जो अपील थी, इसमें तो नैब की जो टीम है उसका रवैया उस वक्त से भी ठीक नहीं था, वो इतने रिस्पॉन्सिव नहीं थे इसमें। जबकि जावेद इकबाल साहब जो थे वो इसके चेयरमैन थे, और प्रोसिक्यूशन टीम भी वही थी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन टीम में कोई इतनी वाज़ेह चेंज नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने अगर इसमें इंटरफेरेंस की है तो वो किसी बिल्कुल सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर की होगी। ठीक है, बहरहाल ठीक है शाह खबर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। बहुत जी बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम में आपने अपना एनालिसिस दिया, और अब ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर सियासतदान और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आमिर साहब, इसके साथ ये कहना भी बड़ा ज़रूरी होता है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हर चैनल के ऊपर धड़ल्ले से बात करते हैं। चंद साहब, मैं आपके, मेरी एक इतला है पंजाब के मतलब, मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको डिनाई करें या कंफर्म करें। आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही जी। इतला ये है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक इशारा दिया है कि नवाज शरीफ के आने से पहले पंजाब के अंदर तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। पहले भी होता रहता था, इस तरह की इतलाएँ आती थी। अब ये कहा जा रहा है कि इसका ज़िम्मा आसिफ ज़रदारी हमेशा की तरह रजीम चेंज के वो स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके ज़िम्मे ही है। प्लान ये था कि 5 तारीख से पहले PMLQ के 9 अफराद जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद जो है या गवर्नर साहब उनको कहेंगे कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। दूसरा एक ये भी क्वेश्चन था कि कुछ लोगों का ख्याल है जी स्पीकर का पहले करा लिया जाए, क्योंकि उसके अंदर हाथ नहीं खड़े करने पड़ते, तो उससे वो स्पीकर का ओहदा पास आ जाए। मगर फिर ये डर था कि अगर ये वाली वार्निंग दी गई तो परवेज़ इलाही साहब कहीं असम्बली को तहलील ना कर दें। तो अभी आसिफ ज़रदारी साहब की सुना थोड़ी सी तबीयत नासाज हुई है, प्लान बरकरार है या उसके अंदर तब्दीली आई है कोई? लेकिन जी अभी तक तो मेरे ख्याल में ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन लोग कुछ नाराज जरूर हैं हुकूमत से। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी का कोई भी इस प्लान पे है तो मेरा नहीं ख्याल, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि पंजाब में अभी कोई तब्दीली आ रही है। मगर मुझे एक चीज़ जो मैंने ऐड नहीं की वो भी था कि ये जो अफराद हैं ये अपना पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर भी जो है ना परवेज़ इलाही साहब को तब्दील करेंगे ताकि उनके वोट गिने भी जा सकें और उनकी सीटें भी ना जाएं। ये भी हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही तब्दील हो जाए, शायद। मैं भी यही फरमा रहा हूँ। ये नहीं चौधरी परवेज़ इलाही उठ के कह दें कि मैं अब नून लीग और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं तो ये आप इशारा दे रहे हैं, इतला दे रहे हैं, बात समझ जाए ना आप। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है अभी वज़ीर आला चेंज नहीं होगा। हाँ, पार्टियां चेंज हो सकती हैं कि वज़ीर आला आप PTI की बजाय पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का ना हो जाए।
अच्छा सर, चांद साहब आप भी इमरान खान साहब के 3 साल उनके साथ वज़ीर रहे हैं और बड़े एक्टिव थे, वोकल थे, बोलते थे, जिसकी वजह से बाद में आपने, मेरा ख्याल है यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू जिन्होंने उस पर डिग्निटी और अपने उस पर रिस्पेक्ट पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। मुझे और तो बहुत कम मिसालें मिलती हैं पिछले 3-4 सालों में, कुछ अरसे में, कि जब खान साहब ने कहा था जिसने इस्तीफ़ा देना मेरी पॉलिसी से नहीं वो आके मैच करता तो वो चला जाए, तो आप चले गए थे। आप भी तो 3 साल रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारी बातें हुई हैं, गुफ्तगू, आपकी भी ऑडियो लीक्स आने के चांसेस हैं कि वहाँ पे जो अल्लाह करे जी, मेरी तो दुआ है कि हम जो कैबिनेट में बातें करते रहे हैं, जो खान साहब के साथ मीटिंग में बातें करते रहे हैं, कभी वो ही सामने आ जाए। मैं जब ये मुख्तारे वाली लीक्स आई थी ना जी, इससे 1 हफ्ता पहले मेरी खान साहब से 1-on-1 मीटिंग हुई और मैंने गवाह के तौर पर जुल्फी बुखारी साहब को भी साथ बुलवा लिया था। वो आज अल्लाह ताला उसकी जिंदगी करे, उनसे बेशक पूछ लीजिएगा। तो बात यह है कि उस पे मैंने खान साहब को कहा था कि जो आपके दफ्तर का और आईबी का जो नेक्सस है, ये आपके दोस्तों को भी खराब कर रहा है, आपकी पार्टी को भी खराब कर रहा है, और ये जो जासूसी आपको रोजाना देते हैं ना सुबह डीजी आईबी आके, ये आपको गलत खबरें दे रहे हैं और आपके एमएनए को भी नाराज कर रहे हैं और आपको बदजन कर रहे हैं अपने एमएनए और आपके दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं। तो मैं ये ओपनली कह रहा हूं कि आप इस नेक्सस को तोड़ें, या अपना प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर चेंज कर लें या डीजीआई भी उनकी मर्जी का ना लगाएं। तो यकीनन वो बात आजम खान साहब तक भी पहुंच गई, जिससे वो बड़े नाराज हुए और 2 दिन बाद मेरी मुख्तारे वाली लीक्स आ गई। तो मैं जब कैबिनेट हुई तो खान साहब को मैंने कहा कि, उन्होंने कहा ये आपने बड़ा गलत, ये क्या आपने कह दिया है कि गलबात की हुकूमत 10 दिन भी लोग मर रहे हैं इतने, ये वो। मैंने कहा जी आप इसकी इंक्वायरी कराएं कि ये मेरा व्हाट्सएप मैसेज लीक कैसे हुआ। तो यकीन जानिए मेरे ख्याल में जो बातें अंदर होती हैं क्लासरा साहब, उसमें से आधी बाहर आती हैं, लेकिन कुछ बातें पब्लिक को मैं समझता हूँ लीक्स भी ये साफियाना जिंदगी में ये अच्छी चीज है, चीज भी नहीं है। एक लिहाज से तो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बग नहीं होना चाहिए या डिग्निटी एक इसकी होनी चाहिए, लेकिन लोगों को असलियत का भी पता लगना चाहिए कि अंदर होता क्या है। ये जो बाहर बड़े बड़े बनते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठियों, बड़ी मिलों वाले, और अंदर यकीन करें जिस तरह ये जसदारी और दरबारी होते हैं इक्तदार के ईवानों में बड़ों के सामने, कभी अवाम को वो पता चल जाए ना कि हमारे चौधरी, हमारा वडेरा, हमारा जमींदार, हमारा सरमायादार, हमसे वोट लेने वाला हमारा एमपी एमएनए ऊपर जाके क्यादत के सामने किस तरह का दरबारी होता है, तो ये एक चीज पता चल जाए, शायद हमारी डेमोक्रेसी कुछ मजबूत हो जाए और पार्टीज के अंदर कुछ बेहतरियां आ जाए। चांद साहब आपने अभी बड़ी एक अहम इंकशाफ किया है, बहुत कम लोग इतनी जुर्रत रखते हैं। हम तो 25 साल मुझे हो गए, आमिर साहब को 30-35 साल इनको रिपोर्ट करते होंगे। बड़ा कम होता है कि कोई उस पर एडवाइज़र, आप एडवाइज़र थे, कोई मतलब एक होता है ना बंदा, एक उस पर आता है, असम्बली का मेंबर होता है, वो एक अपनी एक होती है, मतलब एक तरह से वीक विकेट पे थे। स्टिल आप गए हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से इस तरह की रिजर्वेशन जो हैं आपने शेयर की। इट्स वेरी रेयर बाय द वे। तो आपको ये खान साहब ने क्या जवाब दिया जब आपने कहा कि आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ जो हैं और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं इनका नेक्सस है? और मुझे याद है कैबिनेट की बहुत सारी स्टोरीज मैं भी करता रहा हूँ, तो हर मीटिंग पे वो यही कहते थे इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट मंगवा लेते, मेंबरान इलेक्ट करने हैं, अपने वजीरों पे होती थी। ये तो खुद खान साहब ने कहा तकरीरों में वजीरों को कि आपकी सारी गुफ्तगुओं का मुझे पता रहता है। तो खान साहब ने क्या कहा था आपको इसके जवाब में जब आपने इतनी बड़ी सख्त बात की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और DGIB पे जो मोस्ट उनके कॉन्फिडेंट थे, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? उन्होंने कुछ उस वक्त उन्होंने मेरे से इत्तेफाक नहीं किया था। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और DGIB और ये सारे मेरी कोई उनकी मर्जी के नहीं है, मैंने खुद लगाए हैं। उन्होंने मेरे से इत्तेफाक नहीं किया था, हालांकि हर बंदे को पता था कि DGIB और आजम खान की कितनी दोस्ती है, वो दिन रात इकट्ठे होते हैं, हर बंदे को पता था। तो वो नहीं, उन्होंने मेरे से इत्तेफाक नहीं किया था, ये किया भी था तो वो माने नहीं थे। बहरहाल चांद साहब आपने, मैं पंजाब की तरफ वापस थोड़ा सा लेके जाता हूँ आपको। आपने कहा जी इस बात का इम्कान भी हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब क्यू लीग और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका कैंडिडेट हो सकते हैं।
बट जो मोनिस लाई की जो जो अभी हाल ही में तकरीरें आ चुकी हुई हैं, और परवेज़ लाई साहब की इवन आज की भी बड़ी जो जो अल्फाज उन्होंने आजकल वो होते हैं, पहले भी माजी में भी आया है, बड़ा बड़ा कुछ सियासतदान कहते हैं फिर थूक के चाट लेते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के हमले हुए हैं रिसेंटली। इतने के बाद बहरहाल चौधरी परवेज़ लाई ने बड़ी दफ़ा कलाबाजी खाई है, मगर इतने ज़्यादा किसी जाट के लिए कलाबाजी लगाना मुश्किल नहीं हो जाता? और आप खुद भी जाट है मेरा ख्याल है। देखिए आमिर भाई, अब तो ये जो है ना राजनीति और ये यू टर्न है, अब ये इंतखाबी निशान बन चुका है। जिस तरह तीर और तलवार या साइकिल या निशान है ना, तो अब तो यू टर्न भी एक सियासत में इंतखाबी निशान बन चुका है। तो भाईजान आप बल्ले पे भी लड़े हुए हैं, चांद भाई आप बल्ले पे भी इलेक्शन लड़े हुए हैं, जरा वो भी बता दें, आपने बल्ले को निकाल दिया इसमें से। चलो बल्ले पे बिल्कुल मैं लड़ा हूँ इलेक्शन। बल्ले बल्ले तो है, इसका मतलब ये आइंदा हम जो है वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट, कि जब भी कोई सियासतदान बयान किया गया तो चेक कर लिया कि कौन सा है। आपके हम गवाह कि आपने जब भी पार्टियां छोड़ी हैं, बड़े असूलों पे छोड़ी हैं, हमारा आपकी गवाही हमारे जैसे हम किसी की गवाही नहीं देते हैं, पर मेरे सामने एग्जैक्टली क्योंकि वो वाक़या हुआ था, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ। मगर बाकी किसी की इसका मतलब है कि जो तकरीरों पे हम बहस करते हैं कि उसकी तकरीर का ये मतलब है और वो मतलब है, वो ना किया करें। देखिए जी आमिर भाई, सच्ची बात यह है, पार्टी छोड़ने की जहां तक आपने बात की, तो मैं जब पीयू पार्टी मैंने छोड़ी थी, एक बहुत सारा एक कलासरा साहब और आप सारे लोगों से एक बहस होती थी, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे आज भी उस पर पछतावा है, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था वो हुआ। लेकिन सच्ची बात है कि इंसान को अपॉर्चुनिस्ट नहीं होना चाहिए, खा मैं हूं या कोई और हो, और जिसका मैंडेट लेके आप आए उस मैंडेट की तौहीन भी आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा चंद साहब, इसी पे आपकी बड़ी अहम बात है, मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात याद आ रही है। जब आप पीपल्स पार्टी छोड़ रहे थे तो उस वक्त भी बड़ी रेजिस्टेंस थी आपके यारों दोस्तों की पार्टी के अंदर भी कि ना छोड़ें इसको, क्योंकि आप उनके बड़े इंतहाई डाई हार्ड वो थे, आपने छोड़ी। अभी भी मुझे पता है कि जब आप इसको पीटीआई को छोड़ रहे थे, आपकी फिर फैमिली के अंदर भी यारों दोस्तों की फिर आपको बड़ी ये रेजिस्टेंस थी कि ना छोड़ें, तो दोनों दफ़ा आपने रेजिस्टेंस के बावजूद छोड़ा, और अभी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी छोड़ के मैंने गलत किया था, तो आपको लगता है कि आफ्टर सम टाइम आप एक दिन यही कह रहे होंगे कुछ अरसे बाद कि मुझे पीटीआई भी नहीं छोड़नी चाहिए थी, मैंने गलती की थी? नहीं, मेरे ख्याल में अब सियासत में इतनी भी लचक नहीं होती, अब छोड़ी तो सियासत ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं है भाई। मैं क्विकली पूछ लूँ, उन्होंने टाइम इनका खत्म हो गया है, कि आपने जब पीपल्स पार्टी छोड़ी थी वो इसलिए छोड़ी थी कि पंजाब में ग्रुप है वो आपकी ज़्यादा चलती नहीं थी, सुनवाई नहीं थी ऊपर के सर्कल्स में। अब क्या इज्जत अफजाई शुरू हो गई है, अब आपकी बहुत ज़्यादा बात सुनी जा रही है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उस वक्त भी इज्जत थी। इख्तलाफात पार्टियों के अंदर होते हैं, इख्तलाफात अब खत्म हो गए हैं? नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं, मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह।